Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। स्पेक्ट्रम के चैप्टर 39 नेहरू के बाद का भारत पर आज हम गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसा दौर है जिसने कह सकते हैं आज के भारत की नींव रखी और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इसे समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। हम 1964 के बाद के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी लैंडस्केप के जो अहम मोड़ थे, जो चुनौतियां थीं, उनको परखेंगे। खास बात यह है कि हम घटनाओं को साल दर साल नहीं देखेंगे, बल्कि थीम्स के हिसाब से समझेंगे। हाँ, मतलब जैसे सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ, आर्थिक नीतियों में क्या बड़े बदलाव आए, सामाजिक मंथन, विदेश नीति का विकास, इस तरह से। एग्जैक्टली। और हमारा फोकस रहेगा प्रमुख घटनाओं पर, जो प्रभावशाली नेता रहे और वो नीतियां जिन्होंने आधुनिक भारत को शेप दिया। जी, और साथ ही वो फैक्ट्स और एनालिसिस जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोशिश रहेगी कि सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और उसका असर क्या रहा, इस पर भी बात हो। बिल्कुल। तो चलिए नेहरू युग के बाद की इस जटिल और काफी रोमांचक यात्रा का विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला बड़ा सवाल जो नेहरू जी के निधन के बाद उठा, वो था नेतृत्व का। नेहरू के बाद कौन? हाँ, ये बड़ा सवाल था। लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना एक तरह से सहज संक्रमण लगा, लेकिन उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा और काफी संक्षिप्त रहा। यहाँ एक बड़ा सवाल उभरता है, और ये मेंस के लिहाज से भी अहम है, कि नेहरू के बाद के शुरुआती सालों में राजनीतिक उत्तराधिकार की असल चुनौतियां क्या थीं, और शास्त्री जी के छोटे कार्यकाल को हम कैसे आंक सकते हैं? देखिए, शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में उस समय भी एक तरह का आंतरिक लोकतंत्र था। एक जमीनी नेता शीर्ष पद तक पहुंचा। उनकी सादगी, हाँ, और वो नारा जय जवान जय किसान जो उन्होंने 1965 युद्ध के दौरान दिया, वो उस समय के भारत की भावना और कह सकते हैं प्राथमिकताओं को दिखाता था। खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल। और ये नारा आज भी कितना प्रासंगिक है। सही कहा। लेकिन हाँ, 1965 का भारत पाक युद्ध उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाँ, उसे नाम दिया गया था। लेकिन भारतीय सेना ने मजबूती से जवाब दिया। युद्ध का अंत हुआ ताशकंद समझौते से। इसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी, है ना? जी बिल्कुल। जनवरी 1966 में हुआ था ये समझौता। और वहीं पर ताशकंद में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। हाँ, जिसने उत्तराधिकार का सवाल फिर से खड़ा कर दिया। प्रीलिम्स के लिहाज से ये जरूरी है, ताशकंद समझौते की तारीख जनवरी 1966 और मध्यस्थ सोवियत संघ। बिल्कुल। तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना वो भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। उन्हें शुरुआत में गूंगी गुड़िया समझा गया था, हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली, खासकर कांग्रेस के भीतर जो पुराने और शक्तिशाली नेताओं का समूह था, जिसे सिंडिकेट कहते थे। जी, सिंडिकेट। उनके साथ उनका टकराव बहुत अहम रहा, और ये टकराव 1969 में कांग्रेस के विभाजन तक पहुंचा। इसका विश्लेषण मेंस के लिए जरूरी है। 1969 के कांग्रेस विभाजन के पीछे क्या कारण थे, और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ये जो सिंडिकेट था, इसमें के कामराज, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, एस के पाटिल जैसे बहुत अनुभवी नेता थे। हाँ, बड़े नाम थे सब। बिल्कुल। उनका पार्टी संगठन पर कब्जा था, और उन्हें लगता था कि वो इंदिरा गांधी को नियंत्रित कर सकेंगे, मतलब गाइड कर सकेंगे। अच्छा। लेकिन इंदिरा गांधी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने समाजवादी नीतियों जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और अपनी एक गरीब समर्थक छवि बनाकर सीधी जनता से अपील की। उन्होंने सिंडिकेट की शक्ति को चुनौती दी। और शायद यहीं से वो गूंगी गुड़िया वाली इमेज टूटनी शुरू हुई। हाँ, कह सकते हैं। और 1969 का राष्ट्रपति चुनाव इस टकराव का मतलब एकदम केंद्र बन गया। पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था? नीलम संजीव रेड्डी जी। गिरी का समर्थन किया, खुलकर नहीं पर इशारों में, और गिरी जीत गए। अच्छा। और इसी जीत के बाद कांग्रेस औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बट गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर मतलब रिक्विजिशनिस्ट, और पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था विभाजन का मुख्य कारण। और यहीं से इंदिरा गांधी की छवि वो आयरन लेडी वाली बनी। हाँ, इसी सत्ता संघर्ष ने उनकी छवि को गढ़ा। हाँ,
लेकिन उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद अध्याय तो अभी बाकी था। 1975 से 1977 तक चला आपातकाल, इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी। इसे भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह देखा जाता है। मेंस के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि 1975 में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और इसके परिणाम क्या हुए। इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। बिल्कुल। इसकी पृष्ठभूमि काफी जटिल थे। एक तरफ गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन चल रहे थे। जेपी आंदोलन। हाँ, जयप्रकाश नारायण, जेपी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, जिसने भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। और फिर सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बना इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था रायबरेली से। एग्जैक्टली। तो ये बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन, इन सब को देखते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और उस दौरान हुआ क्या? मतलब जमीन पर क्या बदलाव आए? बड़े बदलाव। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब अखबारों को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। बाप रे। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। मीसा का बहुत इस्तेमाल हुआ और इसी दौरान संजय गांधी एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में उभरे। उनके काफी विवादास्पद कार्यक्रम भी थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। और संविधान में भी तो बड़ा बदलाव किया गया था, 42वां संशोधन। जी बिल्कुल। 42वां संशोधन 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर कई अनुच्छेदों में बड़े बदलाव किए। इसने सरकार की शक्तियों को काफी बढ़ाया। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है यहाँ? एक तो आपातकाल की घोषणा का आधार, अनुच्छेद 352, आंतरिक अशांति। दूसरा, जेपी आंदोलन। तीसरा, 42वां संशोधन और उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य भी तो इसी से जोड़े गए थे। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट फी ए में। और एक और बात, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए बाद में जनता पार्टी सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था। ओके, तो ये आपातकाल खत्म कैसे हुआ? इंदिरा गांधी ने 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। शायद उन्हें लगा था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बुरी तरह हारी और जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। जनता पार्टी, ये तो कई पार्टियों का गठबंधन था, है ना? हाँ, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी पार्टी सब शामिल थे। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार ज्यादा चल नहीं पाई। नहीं, 2.5 साल में गिर गई। इसके पीछे कारण थे आंतरिक विरोधाभास। नेताओं के बीच आपसी टकराव बहुत था। प्रधानमंत्री पद को लेकर ही खींचतान थी। मुरारजी देसाई के बाद कुछ समय के लिए चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने। और विचारधारा का भी संघर्ष था शायद। वो दोहरी सदस्यता वाला मुद्दा उठा था। हाँ बिल्कुल। जनसंघ के सदस्यों की आरएसएस से दोहरी सदस्यता का मुद्दा बहुत गरमाया। एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का भी अभाव था। तो ये प्रयोग विफल रहा। और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौट आईं। जी। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर दिखाता है कि गठबंधन सरकारों की अपनी चुनौतियां होती हैं। खैर, अब अगर हम राजनीतिक सत्ता से हटकर थोड़ा आर्थिक नीतियों की ओर देखें तो इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर में, मतलब 1969-71 के आसपास, एक स्पष्ट समाजवादी झुकाव दिखता है। बिल्कुल। गरीबी हटाओ का नारा इसी दौर का है। और दो बड़े और कहना चाहिए विवादास्पद कदम थे 1969 में। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, बैंक नेशनलाइजेशन। और 1971 में भूतपूर्व रियासतों के शासकों को मिलने वाले प्रिवी पर्स यानी विशेष भत्ते की समाप्ति। मेंस में ये सवाल बन सकता है कि इन कदमों का औचित्य क्या था और अर्थव्यवस्था और समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या तर्क दिया गया था? तर्क ये था कि इससे बैंकिंग सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचेंगी, गांव तक जाएंगी। लोन्स जो हैं वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि और लघु उद्योग को ज्यादा मिलेंगे। मतलब बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए ना होकर आम जनता के लिए काम करें। और प्रिवी पर्स की समाप्ति, उसे सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम बताया गया कि भाई आजाद भारत में राजा महाराजाओं को विशेष भत्ते क्यों मिले। इसके लिए 26वां संविधान संशोधन लाया गया था 1971 में। लेकिन इन कदमों को चुनौती भी मिली थी कोर्ट में। हाँ बिल्कुल। बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
और यहीं पर वो दो लैंडमार्क केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गोलकनाथ में कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। सही। और फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसने संसद की संशोधन शक्तियों और न्यायपालिका की भूमिका पर एक लंबी बहस छेड़ दी। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये कोर्ट समय समय पर बताता है? बिल्कुल, ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये इंदिरा गांधी का दौर था। फिर जनता पार्टी की सरकार आई। उनकी आर्थिक नीतियां कैसी थीं? जनता पार्टी के दौरान आर्थिक नीतियों में कोई बहुत बड़ा रेडिकल बदलाव नहीं आया। वो मोटे तौर पर नेहरूवादी ढांचे पर ही चलते रहे। हालांकि कृषि और ग्रामीण उद्योगों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश जरूर की गई। उन्होंने रोलिंग प्लान 1978 से 80 का एक प्रयोग किया था। रोलिंग प्लान, ये क्या था? ये पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लाया गया था। इसमें हर साल योजना की समीक्षा और अगले साल के लिए लक्ष्य तय करने की बात थी। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश थी, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। जैसे ही इंदिरा गांधी वापस आईं, फिर से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असली और कह सकते हैं युगांतकारी बदलाव कब आया? वो आया 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें हम एलपीजी, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये तो यूपीएससी मेंस का एक क्लासिक टॉपिक है। अक्सर सवाल आता है कि 1991 के आर्थिक संकट के क्या कारण थे और इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बदला? बिल्कुल। देखिए, 1991 तक भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर था। मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के लिए पैसा बचा था। इतना बुरा हाल क्यों? कई कारण थे। खाड़ी युद्ध 1990-91 की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, निर्यात उतना नहीं बढ़ रहा था। ऊपर से राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा था। सोवियत संघ का विघटन भी एक फैक्टर था, क्योंकि वो हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर था। तो मतलब अर्थव्यवस्था एकदम किनारे पर खड़ी थी। हाँ, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक से मदद ली और उनकी शर्तों के तहत ढांचागत सुधारों का रास्ता अपनाया। तो क्या थे ये मुख्य सुधार? मतलब एलपीजी में क्या क्या शामिल था? सबसे बड़ा था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। मतलब उद्योगों पर जो लाइसेंस परमिट राज था उसे काफी हद तक खत्म किया गया। कुछ एक रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म कर दी गई। अच्छा, व्यापार को उदार बनाया गया। आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी कटौती की गई। विदेशी निवेश के दरवाजे खोले गए। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया गया। और निजीकरण? हाँ, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने यानी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुए। बैंकों के कामकाज में सुधार, ब्याज दरें तय करने में ढील, शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए CBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1992 में वैधानिक शक्तियां दी गईं। और वैश्वीकरण? वो तो इन सब का मिला जुला नतीजा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा इंटीग्रेट करना। इसी दौर में फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो काफी सख्त कानून था, उसकी जगह ज्यादा उदार फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। तो इन सुधारों का असर क्या हुआ? असर तो बहुत गहरा और दूरगामी हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बढ़ी, विदेशी निवेश आया, कंज्यूमर के लिए चॉइस बढ़ी, सर्विस सेक्टर का बहुत तेजी से विकास हुआ, खासकर IT सेक्टर का। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी तो होती हैं इन सुधारों की, जैसे असमानता बढ़ी, कृषि पर असर पड़ा। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। कहा जाता है कि ग्रोथ का फायदा सबको बराबर नहीं मिला, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी। कृषि क्षेत्र में संकट बढ़ा क्योंकि सरकारी निवेश कम हुआ और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना किसानों को ज्यादा करना पड़ा। छोटे उद्योगों पर भी असर पड़ा। तो ये मिक्स्ड बैग रहा है, कह सकते हैं। सही। तो इन सुधारों की नींव पर ही बाद की सरकारों ने काम किया, जैसे वाजपेयी सरकार। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार ने विनिवेश को और तेजी से आगे बढ़ाया। कई सरकारी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी बेची गई।
उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया, जैसे वो स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क परियोजना। हाँ, वो तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। और वित्तीय अनुशासन लाने के लिए FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 पारित किया। इसका उद्देश्य सरकार के घाटे को कम करना था। ओके। और फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, उनके समय में आर्थिक नीतियां कैसी रहीं? यूपीए सरकार ने सुधारों को जारी रखा, लेकिन साथ ही सामाजिक क्षेत्र या आम आदमी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इसे इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दिया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें क्या-क्या कदम उठाए गए? सबसे बड़ा कदम था MGNRGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। नरेगा। हाँ, नरेगा ये ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। दूसरा बड़ा कदम था शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 21A के तहत। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कानून है। बिल्कुल। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों। खाद्य सुरक्षा की दिशा में भी कदम उठाए गए, जो बाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के रूप में सामने आया। और विदेश नीति के फ्रंट पर भी तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था यूपीए के टाइम, वो न्यूक्लियर डील। हाँ, भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता, इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसने भारत के परमाणु अलगाव को खत्म किया और उसे वैश्विक परमाणु व्यापार में शामिल होने का मौका दिया। अच्छा, तो यूपीए का फोकस अधिकार आधारित अप्रोच पर ज्यादा था, कह सकते हैं? हाँ, वेलफेयर पर जोर था। हालांकि आर्थिक ग्रोथ भी ठीक ठाक रही उस दौरान। फिर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आए। उन्होंने आर्थिक सुधारों और योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया? मोदी सरकार ने भी आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, साथ ही कई नई फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की। सबसे पहला बड़ा कदम था योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन करना। नीति आयोग, ये योजना आयोग से अलग कैसे है? योजना आयोग एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, योजनाएं बनाता था और राज्यों को फंड आवंटित करता था। नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है, जो सरकार को पॉलिसी इनपुट देता है, राज्यों के साथ मिलकर काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। इसमें फंड आवंटन की शक्ति नहीं है। ओके, और कौन सी बड़ी स्कीम्स आई? जनधन योजना, जिसके तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए, खासकर गरीबों के। फिर आधार और मोबाइल को इससे जोड़कर जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल बनाया गया। इसका मकसद था सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना, लीकेज रोकना। हाँ, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल। छोटे उद्यमियों को लोन देने के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई। और सबसे बड़ा टैक्स सुधार था वस्तु एवं सेवा कर, GST। हाँ, वो तो बहुत बड़ा चेंज था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। इसका उद्देश्य था पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करना, वन नेशन वन टैक्स। हालांकि इसके कार्यान्वयन को लेकर शुरू में कुछ दिक्कतें भी आईं। हाँ, वो तो स्वाभाविक है इतने बड़े बदलाव में। और एक और बड़ा कदम था नोटबंदी। हाँ, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। सरकार ने इसके पीछे काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने का उद्देश्य बताया था। इसके असर को लेकर काफी बहस है। बिल्कुल। इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शन वाली जैसी कई फ्लैगशिप स्कीम्स भी शुरू की गईं। जी, तो ये दिखाता है कि कैसे 1991 के बाद से लगातार आर्थिक नीतियों में बदलाव और निरंतरता दोनों देखने को मिली हैं। समाजवादी मॉडल से बाजार उन्मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ एक शिफ्ट तो साफ दिखता है। सही कहा। अच्छा, आर्थिक बदलावों के साथ साथ नेहरू के बाद के भारत में सामाजिक स्तर पर भी भारी उथल-पुथल हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जातिगत पहचान की राजनीति का उभार, खासकर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद। हाँ, मंडल कमीशन। मेंस में अक्सर ये सवाल आता है कि मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का भारतीय समाज और राजनीति पर क्या असर हुआ, इसका आकलन करें। देखिए, बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आयोग 1979 में बना था, जनता पार्टी सरकार के समय। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBCs के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसे लागू तो काफी बाद में किया गया। हाँ, लागू किया। VP सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार ने
1990 में। और जैसे ही इसे लागू करने का फैसला हुआ, देश भर में, खासकर उत्तर भारत में, सवर्ण छात्रों और युवाओं का तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आत्मदाह तक की घटनाएं हुई। हाँ, बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया था। बिल्कुल। दूसरी तरफ इस फैसले ने पिछड़ी जातियों में एक नई राजनीतिक चेतना और लामबंदी पैदा की। उन्हें लगा कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। और यहीं से ओबीसी और दलित राजनीति का तेजी से उभार हुआ है ना? एग्जैक्टली। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी एसपी उत्तर प्रदेश में, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार में, और कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो मुख्यतः दलितों की पार्टी थी, इन सब का राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा बहुत तेजी से बढ़ा। इसने कांग्रेस और अन्य पुरानी पार्टियों के सामाजिक आधार को तोड़ा और भारतीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मंडल ने भारतीय राजनीति को काफी हद तक बदल दिया। हाँ, इसे मंडल पॉलिटिक्स या पहचान की राजनीति का दौर कहा जाता है। इसी दौर में एक और पहचान की राजनीति ने जोर पकड़ा, धर्म आधारित सांप्रदायिकता की चुनौती भी बढ़ी। हाँ, ये भी उसी दौर की बात है। लेट 80s और अर्ली 90s राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसमें विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की अहम भूमिका थी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ भी इसी मुद्दे के साथ ऊपर चढ़ा। बिल्कुल। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1990 ने इस आंदोलन को काफी गति दी। मेंस के लिहाज से देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर अयोध्या मुद्दे के संदर्भ में। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। और इस आंदोलन का अंत बहुत दुखद हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस। हाँ, वो एक काला दिन था। उसके बाद देश के कई शहरों में, खासकर मुंबई और गुजरात में, भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। हजारों लोग मारे गए। इस घटना ने भारत के सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाया। यकीनन, इसने भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया। इसकी जांच के लिए बाद में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट काफी सालों बाद दी। तो ये थीं जाति और धर्म की चुनौतियां। इनके अलावा क्षेत्रवाद और अलगाववादी आंदोलन भी तो इस दौर में बड़े मुद्दे रहे। हाँ, बिल्कुल। 1980 का दशक तो पंजाब संकट के नाम रहा। इसकी जड़ें थोड़ी पुरानी थी। अकाली दल का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 था, जिसमें पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग की गई थी। लेकिन बाद में ये हिंसक हो गया। भिंडरावाले का उदय। हाँ, जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी और हिंसक अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ। खालिस्तान की मांग उठी। स्थिति बहुत बिगड़ गई। स्वर्ण मंदिर परिसर को आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना लिया। और फिर हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी, जून 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसमें भिंडरावाले और कई अन्य आतंकवादी मारे गए, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा और सिख समुदाय की भावनाएं बहुत आहत हुईं। और इसी का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हाँ, अक्टूबर 1984 में उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़के, जिनमें हजारों निर्दोष सिख मारे गए। ये भी भारतीय इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। बाद में कोई समझौता हुआ शांति के लिए? हाँ, 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता हुआ, लेकिन लोंगोवाल की भी हत्या कर दी गई और पंजाब में शांति लौटने में काफी समय लगा। ये तो पंजाब की बात हुई। हाँ। असम में भी तो आंदोलन चला था। हाँ, असम में अवैध विदेशी घुसपैठ, खासकर बांग्लादेश से आए लोगों के खिलाफ एक लंबा छात्र आंदोलन चला। इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU ने किया। सालों तक आंदोलन चला, हिंसा भी हुई। इसका समाधान कैसे निकला? 1985 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच असम समझौता हुआ। इसमें विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने या उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात थी। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करना आज भी एक चुनौती है। और कश्मीर? वहां तो स्थिति और भी बिगड़ी। कश्मीर में 1989 के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ा। अलगाववादी गुट सक्रिय हो गए, हिंसा का दौर शुरू हुआ और इसका सबसे दुखद पहलू था कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन। हाँ, 1990 में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। जी, हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर-बार छोड़कर घाटी से भागना पड़ा। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जिहादी
आतंकी संगठन सक्रिय हुए जिनका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना था। ये समस्या आज भी जारी है। और दक्षिण भारत में तेलंगाना आंदोलन? हाँ, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग काफी पुरानी थी, लेकिन 2000 के दशक में इसने फिर से जोर पकड़ा। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS बनाई और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और आखिरकार राज्य बन गया। हाँ, लंबे आंदोलन, भूख हड़तालों और राजनीतिक दबाव के बाद 2014 में UPA सरकार ने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बना दिया। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एड्रेस करना भारतीय संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इन बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अलावा महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी तो इस दौरान राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आए। शाहबानो केस का जिक्र आता है। हाँ, 1985 का शाहबानो केस। ये एक 62 वर्षीय मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाहबानो के गुजारा भत्ता मेंटेनेंस से जुड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। CRPC के तहत उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन इस पे विवाद क्यों हुआ? विवाद हुआ क्योंकि कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी संगठनों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी माना। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने दबाव में आके मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिसने कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाँ, प्रभावी रूप से इसने कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते के प्रावधानों को सीमित कर दिया। इस पर धर्मनिरपेक्षता बनाम पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत, इन सब पर बड़ी बहस छिड़ी। और फिर कई सालों बाद 2012 का निर्भया कांड, उसने तो पूरे देश को झकझोर दिया था। हाँ, दिल्ली में हुआ वो भयानक गैंग रेप केस। उसके बाद जिस तरह का व्यापक जन आक्रोश सड़कों पर उतरा, वो अभूतपूर्व था। लोग महिलाओं की सुरक्षा और यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग कर रहे थे। सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। वर्मा समिति ने बहुत तेजी से काम करके अपनी सिफारिशें दी और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लाया गया। इसने रेप और यौन हिंसा से जुड़े कानूनों को काफी सख्त बनाया, नई परिभाषाएं जोड़ी। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे सामाजिक दबाव और जन आंदोलन कानूनों में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि नेहरू के बाद का भारत सामाजिक रूप से कितना गतिशील, कितना परिवर्तनशील और कितना तनावपूर्ण रहा है। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, इन सभी पहचानों और उनसे जुड़े अधिकारों के सवाल लगातार उठते रहे और भारतीय लोकतंत्र को चुनौती देते रहे। सही। अब अगर हम चौथे और आखिरी पहलू पर आएं, विदेश नीति और सुरक्षा। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति थी, क्या वो इंदिरा गांधी के समय भी वैसी ही रही? देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति औपचारिक रूप से तो जारी रही, लेकिन इंदिरा गांधी के समय, खासकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद, भारत की विदेश नीति में एक ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्ट और असर्टिव पुट आया। भारत दक्षिण एशिया में एक निर्विवाद क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। हाँ, 1971 का युद्ध तो बहुत निर्णायक था। मेंस के लिए बांग्लादेश युद्ध में भारत की भूमिका और उसके बाद हुए शिमला समझौते का महत्व अक्सर पूछा जाता है। जी, 1971 का युद्ध शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के भयानक दमन के कारण। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग चुनाव जीत गई थी, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई। वहां नरसंहार शुरू हुआ, लाखों शरणार्थी भारत आ गए। भारत पर बहुत बोझ पड़ गया था शरणार्थियों का। बिल्कुल। भारत ने पहले तो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और फिर दिसंबर 1971 में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने बहुत तेजी से कार्रवाई की, पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य विजय थी। और युद्ध के बाद हुआ शिमला समझौता। हाँ, जुलाई 1972 में शिमला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों देश अपने सभी विवाद, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, शांतिपूर्ण तरीकों से और द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। और कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। जी, LOC शब्द यहीं से आया। ये समझौता आज भी भारत-पाक संबंधों का आधार माना जाता है, हालांकि पाकिस्तान अक्सर इसका उल्लंघन करता रहा है। अच्छा। इसी दौर में भारत की परमाणु नीति भी आकार ले रही थी। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था, वो मई 1974 में हुआ।
इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन भारत ने इसे क्या कहा था? मतलब हमने एटम बम बना लिया, ये घोषित किया था? नहीं, भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, PNE बताया था। कहा कि हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों जैसे विकास कार्यों के लिए करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया ने इसे शक की निगाह से देखा। और फिर दूसरा परीक्षण पोखरण 2 वो हुआ काफी सालों बाद, मई 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार के नेतृत्व में। इस बार एक के बाद एक 5 परीक्षण किए गए और इस बार भारत ने खुलकर खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इसका अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बहुत तीव्र था। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा कि यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और फिर वो न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका के साथ। हाँ, वो हुई 2008 में, मनमोहन सिंह सरकार के समय। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। ये एक तरह से भारत के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने जैसा था। इसके तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी हासिल करने का रास्ता खुला। बदले में भारत ने अपने सिविलियन परमाणु रिएक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी IAES सेफगार्ड्स के तहत लाने पर सहमति जताई। प्रीलिम्स के लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। ओके। अब अगर हम पड़ोसियों के साथ संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तो लगातार तनाव ही रहा है। हाँ, पाकिस्तान के साथ संबंध हमेशा से ही मुश्किल रहे हैं। कश्मीर मुद्दा और सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लगातार टकराव का कारण बने रहे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर उन्हें खदेड़ा। और उसके बाद भी हमले होते रहे, संसद पर हमला, मुंबई हमला। जी, 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई में भयानक आतंकी हमले हुए 26/11, फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी में सेना कैंप पर हमला, जिसके जवाब में भारत ने पहली बार नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। और 2019 में पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ, तो ये दिखाता है कि संबंध कितने नाजुक और तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि बीच बीच में शांति प्रयास भी हुए, जैसे वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा 1999 और लाहौर घोषणा पत्र। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। चीन के साथ कैसे रहे संबंध? सीमा विवाद तो है ही। चीन के साथ भी सीमा विवाद मुख्य मुद्दा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को लेकर। 1962 में युद्ध भी हो चुका है। हालांकि 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद से संबंधों को सुधारने और मैनेज करने की कोशिशें हुई हैं। व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन सीमा पर तनाव बना रहता है, जैसा हमने डोकलाम 2017 और हाल में गलवान घाटी 2020 में देखा। श्रीलंका के साथ वहां तो भारत ने सेना भी भेजी थी। हाँ, श्रीलंका में तमिल जातीय संघर्ष बहुत बढ़ गया था। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक शक्तिशाली विद्रोही गुट बन गया था। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत ने वहां शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF भेजी। लेकिन वो मिशन सफल नहीं रहा। नहीं, वो काफी विवादास्पद और असफल रहा। IPKF को LTTE से लड़ना पड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1990 में IPKF वापस बुला ली गई और इसका एक बहुत दुखद परिणाम हुआ 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, जिसके पीछे LTTE का हाथ माना गया। तो पड़ोसियों के साथ संबंध काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, इन सब के साथ भी संबंध बनते बिगड़ते रहे। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। और वैश्विक स्तर पर क्या गुटनिरपेक्षता अब भी प्रासंगिक है या भारत की नीति बदल गई है? देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति 1991 के बाद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। भारत की विदेश नीति में धीरे धीरे बदलाव आया है। अब इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या मुद्दे आधारित गठजोड़, इशू बेस्ड अलाइनमेंट या मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। मतलब भारत किसी एक गुट से बंधा नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न देशों और समूहों जैसे अमेरिका, रूस, यूरोप, आसियान, क्वाड के साथ संबंध बना रहा है और संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आज की दुनिया में। हाँ, कह सकते हैं।
दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है, तो किसी एक ध्रुव से जुड़े रहने के बजाय अपने हितों को साधना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हमने देखा कि नेहरू के बाद का भारत राजनीतिक उथल-पुथल, साहसिक आर्थिक प्रयोगों, गहरे सामाजिक बदलावों और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का एक लंबा और कहना चाहिए बहुत ही घटनापूर्ण दौर रहा है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के सत्ता के केंद्रीकरण और फिर आपातकाल से लेकर जनता पार्टी के बिखराव तक, राव के उदारीकरण से वाजपेयी के परमाणु धमाकों और मनमोहन सिंह के अधिकार आधारित कानूनों तक, और फिर मोदी सरकार की नई आर्थिक और सामाजिक पहलों तक भारत लगातार बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। हाँ, और इस पूरी यात्रा में जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा पर आधारित पहचान की राजनीति ने राष्ट्रीय परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। सांप्रदायिकता और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति को भी बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप ढालने की निरंतर कोशिश की है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या टेक अवे है इस पूरी चर्चा से? प्रीलिम्स और मेंस के लिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो घटनाओं के तथ्य बहुत जरूरी हैं। कौन प्रधानमंत्री कब बना, प्रमुख योजनाएं कौन सी थीं, कब शुरू हुई, महत्वपूर्ण समझौते कब और किसके बीच हुए, संविधान संशोधन कौन से हुए, महत्वपूर्ण तिथियां क्या थीं, कौन से आयोग बने वगैरह। हाँ, वो सारे फैक्ट्स। जी, लेकिन मेंस के लिए उससे आगे जाना होगा। इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या थे, उनके बहुआयामी प्रभाव क्या पड़े, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना होगा। जैसे इमरजेंसी क्यों लगी, उसके परिणाम क्या थे, क्या वो जरूरी थी, या 1991 के सुधार क्यों हुए, क्या उनके फायदे नुकसान रहे, मंडल कमीशन का असर क्या हुआ। इन सब पर एक बैलेंस्ड और एनालिटिकल व्यू बनाना होगा। बिल्कुल, ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे नेतृत्व, नीतियां, सामाजिक आंदोलन, बाहरी कारक, ये सब मिलकर भारत की नियति को, भारत के रास्ते को आकार देते रहे हैं। और ये जानना कि भारत का लोकतंत्र इन तमाम जटिल और अक्सर विरोधाभासी चुनौतियों से कैसे जूझा है, कैसे सरवाइव किया है, ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नेहरू के बाद के दौर के इन तमाम अनुभवों ने, सफलताओं ने, विफलताओं ने, संकटों ने भारतीय लोकतंत्र को कितना मजबूत या शायद कहीं-कहीं कमजोर किया है, और आने वाले समय के लिए ये अनुभव हमें क्या सबक सिखाते हैं, इस पर विचार जरूर करें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय पर गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.